हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जाती हुई सरकार देखकर सऊदी अरब का क्या हाल हो रहा है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी किस तरफ ले जाना चाहते हैं, वहाँ के शाही ख़ानदान के लिए ये सवाल काफ़ी पेचीदा होता जा रहा है। एक तरफ वो अमेरिका के हारे हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से अलग नहीं हो पा रहे, दूसरी तरफ सऊदी अरब के शाह सलमान ने तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान को फ़ोन करके ताल्लुकात ठीक करने की ख्वाहिश जाहिर की है। सऊदी अरब ने कतर के साथ भी ताल्लुकात नॉर्मल करने की ख्वाहिश जाहिर की है, जिसे उन्होंने 3 साल पहले अलग थलग करने की भरपूर कोशिश की थी, जिसके बाद सऊदी अरब की ख्वाहिश के खिलाफ कतर के तुर्की और ईरान से ताल्लुकात बहुत अच्छे हो चुके हैं। उधर सऊदी अरब का ईरान के साथ वही दुश्मनी भरा रवैया और इजराइल से दोस्ती की हिमायत भी जारी है। ऐसा लगता है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बहुत ज़्यादा इस बात पर गौर हो रहा है कि आखिर क्या किया जाए। ये बात तो तय है कि अरब मुल्कों में अवाम इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल नहीं करना चाहती, और ऐसे कई बार हालात सामने आए हैं कि कोई भी समझदार अरब ईरान से भी जंग या तनाव नहीं चाहता। अगर ईरान और अरबों से ताल्लुकात देखने हो तो इराक़ और सीरिया में देखें, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत और ओमान जैसे मुल्कों में ईरानी कारोबारी लोगों की मौजूदगी और ईरानी हुकूमत के ताल्लुकात बड़ी खुली मिसाल हैं। इन सब वाक़यात से लग रहा है कि सऊदी अरब में खौफ और डर का माहौल और गैर यकीनी हालत बनी हुई है। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी किस तरफ जाएगी, उसकी डायरेक्शन तय नहीं हो पा रही है। सऊदी अरब की तरफ से तुर्की से ताल्लुकात दुरुस्त करने की ख्वाहिश, जो बाइडन के साथ अभी तक खैर सगाली की कमी, ईरान से दुश्मनी जारी रखने और इजराइल से दोस्ती कायम करने की ख्वाहिश जाहिर की जा रही है। कतर, जिससे 3 साल पहले अचानक ताल्लुकात ख़त्म किए गए थे और टेररिज्म को सपोर्ट बंद करने, तुर्की की फ़ौज वापस करने, ईरान से ताल्लुकात ख़त्म करने और अल जज़ीरा टेलीविज़न चैनल बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन कतर ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि तुर्की और ईरान से ताल्लुकात और मजबूत किए हैं। अब ज़रूरत का ज़्यादातर सामान कतर ईरान से ही ख़रीदता है और अल जज़ीरा चैनल उसी तरह से जारी है। तुर्की की फ़ौज भी कतर में मौजूद है, लेकिन फिर भी सऊदी अरब कतर से ताल्लुकात ठीक करने की बात कह रहा है। सऊदी अरब को एक और फ्रंट पर परेशानी बढ़ रही है, वो है यमन। खबर यह है कि यमन के अंसारुल्लाह की तरफ से कल ही जद्दा में आरामको तेल कंपनी के एक मरकज़ पर हमला किया गया है, और बॉर्डर से लगे इलाकों में तो अक्सर हूती अंसारुल्लाह के जवाबी हमले होते रहते हैं। यमन के हूती अंसारुल्लाह के ज़रिए पिछले साल सितंबर में आरामको के 2 कारखानों पर किए गए हमलों की वजह से मुल्क का 50% तेल का एक्सपोर्ट कम हो गया था। इस वक्त सऊदी अरब की हालत काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। हाल यह है कि खबर अभी हाल ही में आई थी कि सऊदी हुकूमत को अपने मुलाजिमों को तनख्वाहें देने में भी मुश्किल का सामना है। सऊदी अरब अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बहुत मुश्किल में नज़र आ रहा है। सऊदी अरब अब तक भी डोनाल्ड ट्रंप को उतनी ही अहमियत दे रहा है जैसे उनके हारने से पहले देता था। कल संडे को डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाली G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन शिरकत करके जो बातें कही हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस न्यूज़ एजेंसी ने रियाद से खबर दी है कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए जहां मीडिया को मौजूद रहने की इजाज़त नहीं थी, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान तिजारत के मामले में और कोरोना महामारी के खिलाफ गैर यकीनी हद तक बेहतरीन काम किया है। न्यूज़ एजेंसी ने मीटिंग में मौजूद 2 अलग अलग
سورسز کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ جاتے جاتے اپنی پبلسٹی کے لیے یہ سب کہہ رہے ہوں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس موقع پر دنیا کے حالات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ انہوں نے جو بات آگے کہی وہ کافی دلچسپ اور مضحکہ خیز تھی، جس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اب بھی خود کو لمبے عرصے تک وائٹ ہاؤس میں باقی سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنا میرے لیے عزت کی بات تھی اور مستقبل میں یعنی فیوچر میں اور لمبے وقت تک آپ کے ساتھ کام کرنے کا خواہش مند ہوں۔ واشنگٹن سے خبر ہے کہ وہ اس کے کچھ دیر بعد ہی واشنگٹن سے دور ورجینیا میں اپنے گولف کورس کی طرف چلے گئے۔ سعودی عرب اور امریکہ کے بیچ آج منڈے 23 نومبر کو ہی ایک اور میٹنگ ہوئی ہے۔ امریکہ کے فارن منسٹر مائک پومپیو نے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق اس میٹنگ میں علاقے کے تازہ واقعات پر بات چیت ہوئی۔ یہ رپورٹ سرکاری سعودی پریس ایجنسی نے دی ہے۔ محمد بن سلمان نے یہ ملاقات ریاض میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل ٹورسٹس کے لیے عیاشی کا نیا اڈا سمجھے جانے والا اسمارٹ سٹی نیوم شہر میں کی ہے۔ یہ شہر کراؤن پرنس کے ویژن 2030 کا حصہ ہے، جہاں سعودی عرب کے عام قانون لاگو نہیں ہوں گے۔ یہ جغرافیائی طور پر اسرائیل کے کافی نزدیک بھی ہے۔ اس ملاقات میں سعودی پریس ایجنسی کے مطابق بیٹھک کے دوران انہوں نے دوستی کے تعلقات اور دو طرفہ کوآپریشن اور علاقے کے واقعات پر تبادلہ خیال کیا۔ جب پومپیو سعودی عرب پہنچے تھے تو پومپیو نے کہا تھا کہ وہ ٹیررزم کا مقابلہ کرنے، ایران کے خطرناک اثر کو روکنے اور دو طرفہ تجارتی تعلقات کو بڑھانے کے لیے دونوں طرف سے ہونے والی کوششوں پر بات کریں گے۔ سعودی عرب پہنچنے سے پہلے بھی پومپیو نے ایران کے بڑھتے ہوئے اثر پر چنتا جتائی تھی۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہارنے کے بعد پومپیو اپنے آخری دنوں میں جارجیا کے بعد ترکی جانے والے تھے، لیکن رجب طیب اردغان نے انہیں ملاقات کا ٹائم نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ اسرائیل پہنچے اور اسرائیل کے غیر قانونی قبضے والے علاقوں ویسٹ بینک اور گولان ہائٹس کا دورہ کیا، جس پر دنیا بھر میں ان کی نکتہ چینی ہو رہی ہے۔ فلسطینیوں کے حق کو اسرائیل کے قدموں نیچے کچلوانے والے انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی کرنے والے مائک پومپیو اس کے بعد سعودی عرب پہنچے، جہاں ٹرمپ کی حکومت ختم ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی پومپیو کو عزت سے ملا جا رہا ہے۔ یہ بڑا فرق ہے ترکی اور سعودی عرب میں۔ رجب طیب اردغان سیاسی طور پر زیادہ تجربے کار اور آزاد ہیں، جبکہ سعودی عرب کا شاہی خاندان جاتی ہوئی سرکار کی بھی آخری دنوں تک چاپلوسی کر رہا ہے۔ سعودی عرب کو اب ترکی کے معاملے میں بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا ہے۔ ابھی حال ہی میں سعودی حکومت نے ترکی کے سامان کے بائیکاٹ کی بات کی تھی۔ یہ تب ہوا تھا جب فرانس کے سامان کے بائیکاٹ کے لیے رجب طیب اردغان نے اپیل کی تھی۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون چھپنے کے بعد رجب طیب اردغان نے فرانس کے سامان کی بائیکاٹ کی اپیل کی تھی، جو کافی کامیاب بھی رہی۔ اب سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 2 دن پہلے ہی ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان کو فون کیا اور G20 کی سربراہ کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے آپسی کوششوں میں تال میل پیدا کرنے کے قدموں پر بات چیت کی۔ G20 کا سربراہ کانفرنس ورچوئل یعنی آن لائن طریقے سے 21 اور 22 نومبر کو سعودی عرب کی میزبانی میں ہوا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی کنگ سلمان اور ترک پریزیڈنٹ اردغان اس بات پر رضامند ہوئے ہیں کہ دونوں ملکوں کے آپسی اختلافات کے حل کے لیے بات چیت کے چینل کھلے رکھے جائیں۔ سعودی عرب نے G20 کانفرنس سے بڑی امیدیں لگا رکھی تھیں، مگر ہیومن رائٹس کے معاملے، یمن کی جنگ، جرنلسٹ جمال خاشقجی کا ترکی کے شہر استنبول میں سعودی قونصلیٹ میں اکتوبر 2018 میں کیا گیا قتل جیسے معاملوں پر وہ کافی مشکل میں ہے۔ کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سعودی کنگ نے ترک پریزیڈنٹ کو منانے کی کوشش کی تھی کہ وہ سربراہ کانفرنس کے موقع پر جمال خاشقجی کے قتل کا معاملہ نہ اٹھائیں، بلکہ اسے الگ سے دو طرفہ بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ سعودی حکومت سے ناراض سینئر جرنلسٹ جمال خاشقجی کا ترکی کے استنبول شہر میں سعودی
कॉन्सुलेट के अंदर बड़ी बेरहमी से 2 अक्टूबर 2018 को मर्डर कर दिया गया था। इस मामले को सऊदी सरकार दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुर्की की कोशिशों से यह मामला कई महीनों तक सुर्खियों में छाया रहा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी सऊदी सरकार की बड़ी बदनामी हुई। इस मामले को ट्रंप हुकूमत दबाती रही है, जबकि अमेरिका के नए चुने हुए प्रेसिडेंट जो बाइडन कह चुके हैं कि वो सऊदी अरब से ताल्लुकात पर दोबारा गौर करेंगे। इस बीच ईरान के मामले में सऊदी अरब दुश्मनी भरा रुख जारी रखे हुए है। सऊदी अरब ने इजराइल की ही तरह अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडन से कहा है कि वो ईरान न्यूक्लियर समझौते में वापस शामिल ना हो, बल्कि नए सिरे से न्यूक्लियर समझौता किया जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में सऊदी अरब के नुमाइंदे अब्दुल्ला मुअल्लमी ने जो बाइडन से मांग की है कि ईरान के साथ नए तरीके से न्यूक्लियर समझौता किया जाए। संडे को उन्होंने पहले तो यह दावा किया कि ईरान न्यूक्लियर डील पूरी तरह खत्म हो चुकी है और हम अमेरिका के नए चुने गए प्रेसिडेंट जो बाइडन से अपील करते हैं कि वे ईरान के साथ नया समझौता करके उस पर दस्तखत करें। इससे पहले सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान ने भी संडे को ही अमेरिका की ट्रंप सरकार की तरफ से ईरान के खिलाफ अपनाई गई मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी का सपोर्ट करते हुए कहा कि रियाज ईरान के साथ किसी भी मुमकिन अमेरिकी समझौते में कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में सऊदी अरब के फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ तुर्की अल फैसल ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जो बाइडन ईरान के साथ मौजूदा समझौते में वापस शरीक ना हो। 2015 में ओबामा के ज़माने में ईरान न्यूक्लियर समझौता हुआ था, जिसमें अमेरिका समेत सभी सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर मुल्क और जर्मनी ने दस्तखत किए थे और यूनाइटेड नेशंस ने इसे कबूल किया था। लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2018 में समझौते से निकल जाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर बनाने के लिए हर तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया। इसी बीच वाशिंगटन ने ऐलान किया था कि ईरान पर ज्यादा दबाव की पॉलिसी अपनाने का मकसद तेहरान को नए समझौते के लिए मजबूर करना है, एक ऐसा समझौता जिसमें पूरी तरह अमरीकी फायदे का ध्यान रखा जा सके। इसी बीच सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कतर के मामले में इख्तलाफ पैदा हो रहे हैं। अमेरिका में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एम्बेसडर यूसुफ अल उतैबा का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कतर के साथ खाड़ी के अरब मुल्कों के ताल्लुकात नॉर्मल हो सकेंगे। वाशिंगटन में इजरायली और बहरीनी नुमाइंदों के साथ एक प्रोग्राम के दौरान अल उतैबा ने कहा कि कतर के साथ इख्तलाफ का निपटारा किसी भी पड़ोसी अरब मुल्क की प्रायोरिटी में नहीं है। कतर अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, हम अपने रास्ते पर जारी रहना चाहते हैं। लेकिन सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि उनका मुल्क अपने पड़ोसी मुल्क कतर के साथ 3 साल पुराने झगड़े को सुलझाना चाहता है। कतर के साथ इख्तलाफ पर बोलते हुए सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा है कि उनका मुल्क कतर की घेराबंदी को ख़त्म करने के लिए रास्ता तलाश कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ शर्तों के साथ ही किया जाएगा। आपको बता दूं कि 2017 में सऊदी अरब, बहरीन, यूएई और मिस्र ने कतर पर टेररिज्म के सपोर्ट का इल्ज़ाम लगाते हुए दोहा का बाइकॉट कर दिया था और उससे डिप्लोमेटिक और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे। कतर ने सऊदी अलायंस के इल्ज़ामों से इनकार कर दिया था और इसे अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया था। अमेरिका में यूएई के एम्बेसडर के बयान के खिलाफ सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि हम अपने कतरी भाइयों के साथ बात शुरू करना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि वे भी इसके लिए ख्वाहिश जताएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका मानना है कि इस बातचीत में सिक्योरिटी से जुड़े मामलों को हल किया जाएगा। साथ ही कतर के फॉरेन मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा है कि खाड़ी क्राइसिस का कोई जीतने वाला नहीं है और उनके मुल्क को इस क्राइसिस के जल्द ख़त्म होने की उम्मीद है। इसी बीच सऊदी अरब की फ़िलिस्तीन पर काबिज़ इजराइल के साथ हमदर्दियां बढ़ती जा रही हैं। संडे को G20 कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब इजराइल के साथ ताल्लुकात को सपोर्ट करता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें यकीन है कि अमेरिका की नई सरकार भी अपनी अब से पहले की सरकारों की ही तरह मिडिल ईस्ट के बारे में अपनी पिछली पॉलिसी को ही आगे बढ़ाएगी। आपने देखा कि सऊदी अरब में इस वक्त शाही हुकूमत पूरी तरह से साफ नहीं है कि वो आखिर अपनी फॉरेन पॉलिसी किस तरफ ले जाए। कतर और तुर्की से ताल्लुकात नॉर्मल करने की ख्वाहिश से सऊदी अरब अपने
अब तक के फैसलों पर पछताता नजर आ रहा है। लेकिन इजराइल से ताल्लुकात को सपोर्ट करना ये जाहिर करता है कि सऊदी अरब को ये यकीन है कि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडन भी इजराइल के मामले में ट्रंप की ही पॉलिसी पर आगे बढ़ेंगे। और अब से पहले इजराइल के मोसाद के चीफ कह चुके हैं कि सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका के नए प्रेसिडेंट को एक बड़ा तोहफा दिया जाएगा जो इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने का फैसला हो सकता है। ऐसा लगता है कि ईरान से दुश्मनी सऊदी अरब की अमेरिका और इजराइल के साथ दोस्ती की अहम शर्त है। मुमकिन है कि इस मामले में वो खुद फैसला नहीं ले पा रहे और हथियारों के कारोबारियों को खुश करने के लिए ईरान के साथ तनाव जारी रखे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि आपको इंटरनेशनल खबरों, खासतौर से मिडिल ईस्ट की खबरों से आगाह रखा जाए। अभी यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अमेरिका में जो बाइडन के प्रेसिडेंट बनने के बाद वहां की फॉरेन पॉलिसी में क्या तब्दीली आती है और उसके साथ साथ दुनिया के बहुत से मुल्क किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।